आगंतुक नागरिकगण, माताएं, जब 84 में पंजाब की हालत बहुत खराब हो गए थे, वो सारा बात पता ही है, उसको मैं कहूंगा नहीं लंबा। तो ठेंगड़े जी का पूरे देश भर में प्रवास हुआ था। मैं संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, प्रचारक नहीं निकला था। गुलाउठी हमारी बैठक हुई थी, 85 की बात है। वो पूरा प्रवास करके आए थे और जगह जगह पंजाब की हालत क्या है, इसका समाधान क्या है, ये हिंदू सिख में जो बैर हुआ इसका हल क्या निकलेगा, ये सब बातें वो बता रहे थे। तो दुखी सभी थे, पूरा देश दुखी था। जो घटना हुई थी, जो अत्याचार हुए थे, तो ठेंगड़े जी ने बड़ी सुंदर बात कही। पहला दर्शन भी मेरा उन्हीं का था, पहली बार मैंने उनसे मिला था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, देखो इसका समाधान एक तरफा नहीं है, इसको मार दो या इसको खत्म कर दो, ऐसे कोई समाधान नहीं होते। तो उन्होंने उपमा दी एक कि ऐसा मान लीजिए कि हमारे किसी आदमी के गले में और सांप लिपट गया। अब आपको आदमी को भी बचाना है और सांप को मारते हैं तो आदमी टूटता है, लाठी मारते हैं तो सिर फुटता है उसका। तो कैसे करें हल? तो ये असमंजस है। तो जो विषय है, इन समस्या का समाधान करना है, तो ये मारने से हल नहीं होगी। स्थिति बड़ी नाजुक है, वो हमारे ही गले के में लिपटा हुआ है। तो ऐसी उपमाएं देकर वो विषय को समझाते थे और लगातार जितनी बार मैंने सुना उनको, उनके विषय ऐसे ही होते थे। जब चीन से लौट के आए वो, उनका प्रवास था चीन में, आपको आश्चर्य होगा, चीन के कम्युनिज्म का घोर विरोधी हमारा संगठन, और चीन सरकार ने अपनी कमियों को बताने के लिए ठेंगड़े जी को बाकायदा अपने खर्चे पर आमंत्रित किया। ठेंगड़े जी वहां रहे, महीनों रहे। उसके बाद जो बता सकते थे उन्होंने बताया। उसके बाद हमारे यहाँ प्रवास था, शायद सहारनपुर ही था, श्यामरी जी ठीक बोल रहे थे। तो सहारनपुर में मैं भी बैठक में था। तो हमने जिज्ञासु भाव से पूछा कि चीन में कितना कम्युनिज्म है, कितना मार्क्सवाद है, कितना कम्युनिज्म है। एक लाइन में उत्तर दिया, जितना भारत में गांधीवाद है। एक ही लाइन में उत्तर दिया, बस बात खत्म हो गई। तो ऐसे उत्तर वो दिया करते थे। 89 में मेरे ध्यान है, सारे देश के प्रचारकों की बैठक थी, नागपुर में थी। लगभग 8000 पूरे देश भर में से प्रचारक थे, सब वरिष्ठ लोग मौजूद थे, पूर्व प्रचारक भी थे। तो वहां जो उनका भाषण हुआ, तो दो बातें उन्होंने कही कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा दोहराता हूं कि कम्युनिज्म का अंत कम्युनिज्म में निहित है। कम्युनिज्म के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कंबल डाल के सोइए आप, कम्युनिज्म तो समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। परंतु जो दूसरी बात उन्होंने कही, जो अभी कह रहे थे आप, लालिमा उदय अरुणोदय होगा, तो तब उन्होंने कहा था कि अगली सदी हिंदू सदी होगी और उसका अरुणोदय हो चुका है। ये बात उन्होंने कही थी उस वक्त 89 में, जिसको हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं चीजों को। तो वो अलग ढंग के विचारक थे। जो हमारे बुजुर्ग यहाँ, हम तो खैर नहीं पहनते, हमने तो कोई पहनी भी नहीं, पर 2 लांग की धोती पहनते ही थे वो हमेशा। एक कुर्ता पहनते थे, बहुत सामान्य वेश में रहते थे। बंगला चूंकि कलकत्ता में प्रचारक रहे, मराठी चूंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अंग्रेजी हिंदी सामान्य भाषाएं हैं, संस्कृत उन्होंने सीखी, और साथ साथ उनको अच्छा परिचय, बहुत अच्छा परिचय मलयालम का भी था, चूंकि वो 2-2.5 वर्ष केरल में भी प्रचारक रहे। तो मलयालम भाषा का परिचय था, बंगला लिखनी पढ़नी बोलनी आती थी, मराठी लिखनी पढ़नी बोलनी आती थी, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी लिखनी पढ़नी बोलनी आती थी। 5 भाषाओं के अच्छे जानकार, 1 भाषाओं के परिचय वाले व्यक्ति थे। बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, वर्धा में। बाबूराव ठेंगड़ी बड़े वकील थे पिताजी। बच्चे को भी उन्होंने इसी तरह कोशिश की, वकील बने। और
संभवतः 18 वर्ष में, उस जमाने में जब देरी से पढ़ने बैठते थे तब भी वो ग्रेजुएट हो गए थे। फिर लॉ की, उसके बाद फिर प्रचारक बने। और आजादी की लड़ाई में उनके यहाँ वानर सेना बनी थी एक, तो उस वानर सेना में 15 वर्ष की आयु में वानर सेना के अध्यक्ष थे वो। और छात्र संघ चुनाव शुरू कर दिए थे इंग्लिश गवर्नमेंट ने उस समय कॉलेजेस में, तो अपने यहाँ छात्र संघ के पहले अध्यक्ष भी थे। और 22 वर्ष की आयु में वो प्रचारक बने। 42 में असम में रहे, केरल में रहे और कलकत्ता में रहे, बंगाल में रहे। और जो उनका असम का प्रचारक जीवन है वो थोड़ा अलग ढंग का है। उसी समय देश की आजादी का आंदोलन पीक पे था और उसी समय विभाजन भी हुआ। और विभाजन के समय हमारे ध्यान में तो पश्चिमी पंजाब से आए हुए लोगों का विभाजन है, हमें तो ये ध्यान है लाहौर से लोग आए साहब, यहाँ से लोग आए, परंतु हमारे ध्यान में मुर्शिदाबाद से लोग आए हैं या ढाका से लोग आए हैं, ये ध्यान में नहीं है, क्योंकि वो उधर ही उधर आए। और इतनी अराजकता का माहौल था, तो वहां सेवा कार्य करने, आने वाले हिंदू बंधुओं को सेवा कार्य करने, उनके रहने की व्यवस्था करनी, सारा काम ये सब ठेंगड़े जी ने संभाला। लाखों लोगों को कुपोषण से या ठंड से अथवा आश्रय प्रदान किया, बड़ा काम किया। हिंदू विस्थापित सहायता समिति के माध्यम से बड़ा काम किया। 49 तक इस काम में रहे। इसके बाद वो नागपुर आए हुए थे। नागपुर में इसी बीच एक विषय और हुआ, संघ पे प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध में क्या हो, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की नींव भी उनके सानिध्य में पड़ी 48 में। फिर नागपुर घर आए हुए थे, तो एक बड़े श्रमिक नेता थे देश पांडे जी, उनके पारिवारिक संबंध थे, उनके पिताजी के मित्र थे वो, तो घर में मिलने के लिए गए। निर्मला देश पांडे जिनकी बेटी रही, बहुत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, तो राज्यसभा सदस्य भी रही हैं शायद निर्मला देश पांडे। तो निर्मला जी के घर में गए तो पिताजी ने उनके कहा कि तुम नौजवान हो, कहाँ समय खराब कर रहे हो फालतू का इधर से उधर, क्या हो जाएगा संग से। तुम जरा कम्युनिस्टों को देखो, कम्युनिस्ट पूरे देश भर में इंटर सीटों के माध्यम से सब संघों में अपना आधार बना रहे हैं। ये देश कम्युनिस्ट हो जाएगा, ना धर्म रहेगा, ना संस्कृति रहेगी, ना पार्टियां रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। कम्युनिज्म पे काम करो, लेबर यूनियन में काम करो, मजदूर संगठनों में काम करो। ये बात उन्होंने आकर परम पूजनीय गुरु जी को बताई, जो संघ के सरसंचालक थे, कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और मुझे मिस्टर देशपांडे ने ऐसे ऐसे बताया है। तो जैसे गुरु जी का स्वभाव था, उसने कहा तो करो अध्ययन, जाइए अध्ययन कीजिए। इसके बाद नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी बीच एक विषय और आ गया 50-52 में, वो आ गया भारतीय जनसंघ का। विद्यार्थी परिषद थी तो भारतीय जनसंघ, उसके भी संगठन मंत्री रहे 2 वर्ष, विद्यार्थी परिषद के काम के चलाने के लिए संगठन मंत्री भी रहे, उसके काम संगठन मंत्री। इसी बीच उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस समर्थित मजदूर संगठन इंटक। इंटक के प्रादेशिक पदाधिकारी रहे और अखिल भारतीय समिति में भी रहे, और इस काम को बारीकी से सीखा कि मजदूर संगठन कैसे चलते हैं। सब बातें सीखी उनकी। कितनी अजीब बात है कि एक बिल्कुल अलग विचार का व्यक्ति, अलग टेस्ट का व्यक्ति, कभी घर में मजदूरी रही नहीं, संपन्न घरानों के जमींदार परिवार के बच्चे थे, जाना मजदूरों का काम सीखना। और सीखने के बाद जब वो लौट के आए, उन्होंने कहा मैं सक्षम हूं कि नया संगठन हम राष्ट्र हित वाले मजदूरों का बना सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा पूरा नहीं सीखा अभी तुमने, अभी और सीखो। तुमने इंटक सीखा है, C2A तक नहीं सीखा, ये भी जाओ कम्युनिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन भी सीखो। उसमें गए, फिर उसके अंदर फिर साल भर उनको देखा। और उसके बाद ये सब करने के बाद 55 में जाकर 23 जुलाई 55 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। और जैसे अभी धर्मपाल जी बता रहे थे, वैसे ही उन्होंने कई चीजों को जाते ही बदल दिया। नारा क्या लगता था देश में, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। पहले इसी नारे को उन्होंने फोकस किया कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। बिल्कुल एकदम अपोजिट था, ये विपरीत था। और साथ साथ उन्होंने कहा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं, उद्योगों का श्रमिकीकरण करो, यानी उनकी हिस्सेदारी उद्योग में श्रमिकों को दो।
और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करो। बिल्कुल अलग बात कह दी, बिल्कुल सारा डिस्कोर्स ही चेंज हो गया, सारी भाषा ही चेंज हो गई। पहले क्या था, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी सरकार पर बोझ। परंतु उन्होंने कहा उद्योगों का श्रमिकीकरण करो, यानी श्रमिकों की हर उद्योग में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करो, उन्हें राष्ट्रवाद पढ़ाई। इन दो नारों ने, आज स्थिति ये है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भारतीय मजदूर संघ विश्व में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर संगठन के बाद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। चीन के कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजदूरों का है, उसकी संख्या सरकारी है वैसे तो वो 3 करोड़ से अधिक है, 3.5 करोड़ के लगभग, और मजदूर संघ की वेरीफाइड जो सदस्यता है वो 2 करोड़ से अधिक है। भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन अकेले आदमी की सोच ने 1955 से लेकर आज तक खड़ा कर दिया, और इस काम के लिए वो खुद इतने बड़े परिवार के बालक होने के बावजूद भी, आप आश्चर्य करेंगे, 25-25, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की श्रमिक संगठनों की गेट मीटिंग जो होती है, उस पर दत्तो फेंगड़ी भाषण देने जाते थे। गाजियाबाद में मैंने स्वयं उनको 100-125 लोगों की बैठक में सामान्य मंच लगाकर, ये तो बहुत सुंदर हुआ, बिछे हुए हैं बहुत सारी चीजें, ऐसे भाषण देते देखा है। ऐसे वो थे, और उनके अकेले के बल पर कितना ख्याति प्राप्त की। पूरे विश्व के मजदूर संगठनों के लोग उनसे परामर्श करने के लिए आते थे, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि रूस ने भी 18 दिन के लिए बुलाया उनको, और साथ साथ चीन ने भी उनको महीनों के लिए बुलाया। अपने यहाँ हमारी कमियां क्या हैं, क्यों? क्योंकि हम तो उन कमियों के अंदर हैं, आप उन कमियों से बाहर हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं हम कम कहाँ हैं, कमजोर कहाँ है। ये बड़ी बात है, और इसीलिए उनको मजदूरों के, किसानों के, किसान संघ की स्थापना भी उसके पश्चात ही हो गई थी, 56 में हो गई थी। उसमें भी उन्होंने नारे बदले, उसमें भी नारे में जो बातें बताई कि जिस तरह मजदूर संगठन में उन्होंने कहा विश्वकर्मा जयंती बनेगी। विश्वकर्मा कौन है? भारत में निर्माण के पुरोधा है, और आज स्थिति यह है, मजदूर संघ को मानो ना मानो पर विश्वकर्मा जयंती सब मनाते हैं, श्रम दिवस बन गया देश का वो। ऐसे ही जो किसान संघ बनाया उन्होंने, किसान संघ में भी उन्होंने क्या कहा कि हलदर की जयंती बनेगी, बलराम जयंती बनेगी। बलराम क्यों? हलदर के प्रतीक, कृषि के प्रतीक माने जाते हैं। तो भारतीय परंपरा से दोनों संगठनों को जोड़ दिया, और आज तो धर्मपाल जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारे आप में से बहुत बड़ा जैविक कृषि पे काम कर रहे हैं, बहुत ख्याति है, बहुत नाम है, और कोरोना के बाद तो बहुत ही बड़ा मामला है ये। मैं अभी जिस जगह से आ रहा हूं, तो मुझे उत्पाद लेके आए थे वो, तो 4000 रुपए का मुश्किल से 2 किलो सामान है सारा वो। थोड़े से शक्कर है, थोड़ी सी गुड़ है, थोड़ा घी है, थोड़ा शहद है, थोड़ी 3-4 तरह की खुशबुएं हैं, और वो लाइन लग के बिक रहा है, पूर्णतः जैविक है, कुछ गौ आधारित है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े हो गए हैं, परंतु जब पूरा देश हरित क्रांति की अंधी दौड़ में शामिल था, किसी ने नहीं सोचा कि पेस्टिसाइड लगाने से, खाद लगाने से देश की स्थिति क्या होगी, 50 साल बाद क्या होगा। उस समय थेंगड़े जी ने कहा कि यह बंद होना चाहिए, जैविक कृषि होनी चाहिए, गौ आधारित कृषि होनी चाहिए। तब कहा उन्होंने 56 में, और इसका पूरा सिद्धांत दिया, और सिद्धांत देने के बाद आज उसका स्वरूप बड़ा बन गया। भले ही थेंगड़े जी हमारी स्मृति में नहीं है, परंतु शायद उस समय देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सिद्धांत रूप में कहा कि नहीं, यदि दीर्घकाल तक, लंबे समय तक जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखनी है तो वो रासायनिक खेती से अलग होना चाहिए। और आपको जान के अच्छा लगेगा, बहुत लंबा विषय ये नहीं लूंगा। आज विश्व के बड़े बड़े देश, इटली जैसे देश भी जैविक कृषि पे आ रहे हैं। जैविक उत्पाद आज विश्व में, आप बड़े बड़े अमेरिका में बड़े मॉल सेंटरों पर भी जैविक स्टॉल लगे रहते हैं। लोग डाइट लेना चाहते हैं, वही खाना चाहते हैं। कोरोना ने बहुत बढ़ा दिया, उस विषय को नहीं बताता मैं। ऐसे ठेंगड़े जी थे, राज्यसभा सदस्य रहे 12 वर्षों तक, 2 बार। परम पूज्य गुरुजी ने से पूछा उन्होंने कि मैं संघ का प्रचारक हूं और मैं तनख्वाह वाले संगठन में काम करूंगा, यदि राज्यसभा लूंगा तो तनख्वाह मिलेगी, और प्रचारक को तो अलाउड नहीं है कि वो कमाए, तो फिर क्या करना है? उन्हें कोई बात नहीं, जितनी तनख्वाह आती है उसका हम तरीका बता देंगे आपको कहां देना है।
आप तनख्वाह रहित ही हो, आपका कोई अधिकार उस तनख्वाह पर नहीं है। और ये 12 वर्षों तक और पेंशन तक लगातार वो सारी तनख्वाह आना और सारी तनख्वाह जितनी आती थी वो सारी की सारी व्यवस्था प्रमुख के अकाउंट में चली जानी और उससे सारा काम चलता था। एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ऐसा जीवन जिया और साथ साथ बड़े मृदुल स्वभाव के थे, बहुत सहज थे। मैं कुरुक्षेत्र में उनकी व्यवस्था में था, 7 दिन का वर्क था, तो मेरी जिम्मे व्यवस्था थी। तो सब बड़े बड़े लोग थे, अशोक सिंगर जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग एक कमरे में थे, 4 बेड लगे हुए थे। तो किसी एक ने इच्छा जारी की होगी कि थोड़ा पकौड़े बने हुए तो यहां पे ले आना। तो मैंने ये मानकर कि 85 वर्ष की आयु है और 85 वर्ष का बूढ़ा आदमी है, कहाँ पकौड़े खाएगा, कहाँ पचाएगा, तो मैंने अपना चाय और चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह वो दे दिए। तो मुझसे बोले वो पकौड़े सबके लिए है ना? गानियाँ सबके लिए हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिए? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेके आता हूँ अभी। बोले तुमने समझाओगा, बूढ़ा आदमी है, क्या पचाएगा, तेल वेल क्या पचा लेगा? उसने कोई चिंता की बात नहीं है, ठेंगड़े जी में बहुत दम है। ठेंगड़ी बोला अपने आप को, ठेंगड़े में बहुत दम है, मेरी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, जितने प्रकार के बने सारे लेके आओ, जो जो सबको खाने हैं। ऐसे मौजी स्वभाव के भी थे। और उस आदमी ने जब WTO आया, मुझे उस बैठक का भी ध्यान है, 91 में हमारी बैठक हुई चंडीगढ़, जब ये दंगल प्रस्ताव आ रहे थे और ये ड्राफ्ट हो रहा था, पूरे विश्व भर में चर्चा वार्ताएं चल रही थी, ये भी इन्होंने भी अपना मत प्रस्तुत किया कि दंगल प्रपोजल, दंगल प्रस्ताव देश के लिए हानिकारक हैं, बाद में धीरे धीरे विश्व परिवार तो बनेगा, ये बात तो ठीक है, सब उत्पाद एक दूसरे देशों में जाने आसान तो हो जाएंगे, ये बात भी ठीक है, परंतु देशों की स्वायत्ता कम हो जाएगी, धीरे धीरे आर्थिक गुलामी आ जाएगी। हम अपना स्वतंत्र तो चलाएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे होंगे, पर सारी अर्थव्यवस्था पर जो 3, 4, 5 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो हावी हो जाएंगे WTO की ये दंगल प्रस्तावों को मानने के पश्चात। ये बात कही उन्होंने 88 में, और इसके लिए आंदोलन चला स्वदेशी का, स्वदेशी जागरण मंच की नींव भी इसीलिए उन्होंने ही डाली। पूरे देश में प्रबल आंदोलन चला, परंतु कुछ कुछ शर्तें मनवाने में कामयाब भी रहे, पर पूरी तरह उनकी बात मानी नहीं गई। परंतु उसका परिणाम आज दिख रहा है। आज पहले अमेरिका, और अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ता हुआ चीन हमें दिखाई देता है, जो विश्व के हर देश पर आर्थिक साम्राज्य अंदर ही अंदर बना रहा है। अगर आप ये सब इकोनॉमी जब और 5 वर्ष बाद देखिए, कई देश कहने को तो उनका राष्ट्रपति है, पर पूरी तरह से आर्थिक रूप से कंगाल और गुलाम किसके हैं? चीन के। ऐसा हो जाएगा। ये बात उन्होंने तब कही जब कोई सोच भी नहीं सकता था 40 साल पहले। तो वो दृष्टा थे, उनकी सोच अलग ढंग की थी, वो सोचते अलग ढंग से थे और काम भी अलग ढंग से करते थे। एक बहुत उदास कार्यकर्ता, कई बार हो जाते हैं उदास कार्यकर्ता, काम करते करते मन में निराशा आ जाती है, गृहस्थी में रहते रहते आप लोगों को कई बार निराशा आशा आती रहती हैं। तो एक निराश कार्यकर्ता वो गया झंडे वाला में, मैं कुछ कर रहा था, कुछ पैर में उनको थोड़ी चोट वोट थी, तब मैंने थोड़ा सुजोग सीखा था, तो कुछ कर रहा था मैं। तो आए, उन्होंने बैठकर, मैं पैरों में कुछ करता रहा, अपना बिंदु दबाता रहा, वो उसने सुनाना शुरू किया, ये खराब, 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 और कुछ नहीं हो सकता आप साहब, सब बेकार की बातें हैं, कोई देश का अच्छा भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे ख्याल से 17-18 मिनट उसकी पूरी बात सुनी उन्होंने, पूरी बात सुनी, एक शब्द भी बीच में नहीं बोला हूं वहां के अलावा। और 18 मिनट बाद उन्होंने कहा कि देखो, उनका नाम लेके बोला, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी, 87 वर्ष की आयु, 84 वर्ष, उसमें 84 के शायद वो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, भारत परम वैभव को प्राप्त होगा, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं, बच जाओ आप। ऐसे कहकर उठा दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मगर अलग ही था, मगर जी ऐसे कैसे कह दिया। उसने कहा इसका परिणाम 5-7 बार देखना। जब आदमी इस तरह रोष व्यक्त करने आता है तो पूरा सुनना समझना चाहिए। और जब हमने अपनी बात कह दी, हमारे बात कहने के वेग से उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो गाजियाबाद का क्या करता थे, वो काम में दोबारा एक्टिव हो गए, 10 दिन बाद वो कर ले आए, बोले कि साहब मुझे काम दीजिए और मैं काम करूंगा। तो वाणी में इतनी प्रेरणा थी उनकी, इतना दम था। और जब
इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में 12 वर्ष वो राज्यसभा सदस्य रहे थे। उनको आज्ञा ये हुई थी गुरुजी की कि आप एक दल के राज्यसभा सदस्य नहीं हैं, दल ने भेजा है आपको, केवल आपको इस देश के सभी मजदूर संगठन, सभी किसान संगठन और सभी राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण लोगों से परिचय स्थापित करना है। और ये उन्होंने बखूबी किया। और इसीलिए जब इमरजेंसी लगी तो आप में से कम लोगों को जानकारी होगी, इमरजेंसी के भारत के नहीं वैश्विक विरोध का, पूरे विश्व भर में इमरजेंसी के विरोध का जो दबाव बना, उस सारे का अकेला पुरोधा एक आदमी था, दत्तोपंत ठेंगड़ी। जितने उनके कॉन्टेक्ट्स थे, सारे संबंध थे भारत में, सब राजनीतिक दलों में, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में, उन संबंधों के द्वारा संबंध निकाले और इस राजदूत को, इस राजदूत को, उसको, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस राष्ट्रपति को कि आप कहिए, इंदिरा जी से कहिए कि इमरजेंसी गलत है, आप भी कहिए, आप भी कहिए, आप भी कहिए। ये बड़ा मूवमेंट उन्होंने चलाया। और देश के अंदर भी दिखे कुछ और लोग, शायद उस समय बाला साहब देवराज हमारे संचालक थे, वो दिखने में आए होंगे, परंतु इमरजेंसी के आंदोलन में शेष सभी को एकजुट करना, विपक्षी दलों को, और इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष करने का मूल काम जो नानाजी का नाम उसमें ज्यादा आता है, वैसे नानाजी देशमुख का इन दोनों का ही था, नानाजी का, ठेंगड़े जी का। तो ऐसे ठेंगड़े जी रहे। उनके जीवन में बहुत संगठनों को प्रेरणा देने की उपलब्धियां हैं। वैसे तो जीवन खप जाता है, 2 बच्चों की शादी, 50-100 बीघा जमीन को ठीक करने में, इतने ही खपता है जीवन, और क्या है, थोड़ा बहुत जिला स्तरीय संगठन बनाने में। पर उन्होंने अपने जीवन काल में, वो कहते भी थे कि डॉक्टर हेडगेवार ने कहा याची देही याची डुला, यानी इसका आशय ये है, मराठी से हिंदी में आशय ये है कि अपनी आंखों से देखना है जो कुछ होते हुए। तो ये काम सब उन्होंने किए। तो चाहे भारतीय किसान संघ हो, उसको अखिल भारतीय संगठन बनाना हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, उसे अखिल विश्व संगठन बनाना हो, और चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें हित सदे देश के, वो सब काम अपने आंखों के सामने शुरू किए और अपनी आंखों के सामने ही उनका विशाल स्वरूप भी उन्होंने देखा। तो ऐसे महापुरुष की ये जयंती वर्ष है, 200वीं जयंती दिन है। 10 नवंबर वर्धा में दीपावली के पावन दिन उनका जन्म 1920 को हुआ था। तो वो तिथि के अनुसार बदल जाता है विषय। तो जन्म शताब्दी वर्ष है। तो मेरा सभी से आग्रह है, 7 पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं। हर विषय पर जब उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, विशेषकर संकेत रेखा, मुझे पहली पुस्तक वो दी गई थी, दूसरी कार्यकर्ता, ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे। हालांकि थर्ड वेव वगैरह पुस्तकें तो बहुत क्लिष्ट पुस्तकें हैं, वो तो जो अर्थशास्त्र के विषय हैं वो जानने वाले हो सकते हैं उनके। पर जितनी भी चीजें पढ़ेंगे आप, बहुत सरल भाषा जो आम आदमी को समझने वाले है। एक थोड़ा मजाक ये हुआ, गाजियाबाद में मजदूर संघ कार्यालय, किसान संघ कार्यालय, विद्यार्थी परिषद कार्यालय और संघ कार्यालय, चार कमरे हैं अलग अलग। मैं नगर प्रचारक था, ठेंगड़े जी का प्रवास हुआ, तो एक ब्रजेश जी, शायद आप में से कोई जानते नहीं होंगे, थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, भाषा बड़ी सुघड़ थी। किसी गेट मीटिंग में गए होंगे ठेंगड़े जी के साथ, तो ठेंगड़े जी के सामने उन्होंने भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब दोनों आए तो ठेंगड़े जी समझा रहे थे उनको, क्या भाषा बोली तुमने, कैसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे भाषा बोलते हैं कोई, कौन समझेगा मजदूर इस बात को, सरल भाषा बोलो, आम आदमी को समझने वाली भाषा बोलो, ये लाइन कट के ये होती, ये शब्द कट के ये होता, ये समझा रहे थे वो 81 वर्ष की आयु में। जनता की भाषा बोलो। तो ऐसे जिन्होंने संगठन जिए हैं, जिन्होंने अपने मंत्र जिए हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत जिए हैं, अपने जीवन में उनको परिलक्षित किया है, हजारों लोगों के प्रेरक रहे हैं, हम सभी की उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। पढ़ें जरूर उनको, कहीं ना कहीं इतना निवेदन है। इस पूरे उनकी जन्म शताब्दी में एक संकल्प लेके हम जरूर उठें। ये मैंने हर जगह बैठक की है। संघ ने भी ग्राम विकास, पर्यावरण गतिविधि इत्यादि को लिया है गतिविधि के रूप में। तो हम उन्हीं से प्रेरित होकर एक विषय कर रहे हैं कि बहुत बड़े काम हम ना करें, ना समर्थ हो पाते हैं, ना साधन उपलब्ध हो पाते हैं, पर जितने कृषक हैं वो अपने घर के लायक सब्जी, अन्न जितना लगता हो वो गौ आधारित करें। इतना करने से भी चलेगा। प्रथम चरण में यदि देश के किसानों ने अपने घर लायक चावल, गेहूं, मक्का जो भी खाते हैं और जो सब्जियां खाते हैं 1 बीघा 1.5 बीघे में, उसको करना शुरू किया और धर्मपाल जी के द्वारा प्रशिक्षित होकर गौ आधारित किया,
अगर ऐसा भी कर लिया तो अपना स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और जो हम काम कर रहे हैं इस काम में बढ़ोतरी बनेगी। ये शायद 1%, 1.5% बैठेगा, पर 1.5% लोगों ने धीरे करना शुरू कर दिया तो उसको 15-150% होने में कोई रोक नहीं सकता। तो किसी महापुरुष के जीवन को हम समझते हैं, जानते हैं, प्रेरित होते हैं, तो कोई संकल्प भी लेना चाहिए। इतना संकल्प लेके उठे, इतना ही निवेदन है। यही हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हो।